नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आज 11 जनवरी 2023 दिन बुधवार। आइए एक नजर डालते हैं मुख्य सुर्खियों पर। ई टेंडरिंग के खिलाफ हिसार जिले के सरपंच लामबंद मांग की कि ग्राम पंचायतों को 20 लाख रुपए तक के विकास कार्य करवाने की छूट दी जाए। 20 लाख से ऊपर के कार्यों की होनी चाहिए ई टेंडरिंग। ऐप पर डाउनलोड करनी होगी विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट। स्कूल शिक्षा परियोजना के तहत जारी निर्देश 20 जनवरी तक करने होंगे अपलोड। हरियाणा में शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य सौंपने के खिलाफ 200 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए इसे चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से मांगा जवाब। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल की परीक्षाएं 12 जनवरी से होंगी प्रारंभ। श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय ने MD व MS सत्र 2022-23 में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि जारी कर दी। विद्यार्थी 11 से 20 जनवरी तक कर सकते हैं अप्लाई। 5 साल बाद नरेला रूट पर रोडवेज विभाग द्वारा बस सेवा शुरू, यात्रियों में खुशी की लहर। बता दें कि सोनीपत से नरेला रूट पर करीब 5 साल से बस सेवा बंद है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया जारी। 31 जनवरी तक करें आवेदन। इग्नू के सभी पाठ्यक्रमों की सूची एवं जानकारी इग्नू की वेबसाइट पर है उपलब्ध। हरियाणा CET का रिजल्ट हुआ जारी। टीम इंडिया ने जीता साल का पहला वनडे, श्रीलंका को 67 रन से हराया। 4 साल बाद कोहली का घर में शतक। दिल्ली में 3 से 9 जनवरी तक ठंड ने तोड़े रिकॉर्ड। बिहार के 8 जिलों में सीवियर कोल्ड डे जारी। पंजाब हरियाणा में आज हो सकती है बारिश। अब खबरें विस्तार से। मौसम की जानकारी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 3 दिनों तक दिल्ली हरियाणा समेत इन राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी। देश के उत्तर भारत के हिस्से में ठंड अपना प्रकोप पूरी तरह से कायम रखे हुए है। ठंड के साथ ही पूरे उत्तर पश्चिमी भारत में शीतलहर को लेकर अगले 3 दिनों तक अलर्ट जारी कर दिया है। हर दिन ठंड का नया रिकॉर्ड बन रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक लोगों को इससे राहत मिलने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 12 जनवरी तक उत्तर पश्चिम के सभी राज्यों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। अगले 3 दिनों तक राहत के आसार नहीं है। उत्तर भारत में शीतलहर के साथ घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई इलाकों में घने कोहरे का कहर जारी रहने का अनुमान जताया गया है। उम्मीद है कि 12 जनवरी के बाद शीतलहर में कमी आ सकती है। मौसम विभाग की ओर से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट और राजस्थान, बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। साथ ही उत्तर भारत में यातायात भी ठंड की वजह से प्रभावित हो सकता है। मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बारिश के साथ साथ बर्फबारी की भी संभावना है। वहीं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई जगहों पर कोल्ड डे की स्थिति रहने की उम्मीद जारी की गई है। ड्रोन खरीदने के लिए किसान परेशान, बोले सरकार के खोखले वादे। सरकार ने किसानों को फसलों पर द्रव्य छिड़कने की सुविधा के लिए ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कराने की बात कही थी, लेकिन सरकार द्वारा किए गए वादे खोखले लग रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में अनेक किसान कृषि ड्रोन की खरीद के लिए दिल्ली, नोएडा व गुरुग्राम में निजी कंपनियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। अभी तक सरकार द्वारा कृषि ड्रोन पर अनुदान जारी करने की केवल घोषणा की गई है। किसानों को कहीं से इस बारे में पुष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस संदर्भ में कई किसानों ने बताया कि ड्रोन खरीदने के लिए वे नोएडा, दिल्ली व गुरुग्राम की निजी कंपनियों के दफ्तरों में जा रहे हैं, जहां 10 लीटर द्रव्य क्षमता के ड्रोन की कीमत 4 से 10 लाख रुपए तक बताई जा रही है और ड्रोन की कोई विशेष गारंटी भी नहीं है। किसानों का कहना है कि ड्रोन वही लेगा जिनके पास पायलट का लाइसेंस होगा, लेकिन पायलट प्रशिक्षण को लेकर सरकार इतनी उदासीन है कि हरियाणा में उन्हें सरकारी तौर पर भी कहीं ऐसी सुविधा का पता नहीं चला है। करनाल के महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के एक जिम्मेदार अधिकारी ने बताया कि ड्रोन पायलट के प्रशिक्षण के लिए उनके विश्वविद्यालय ने सिविल एविएशन विभाग के पास आवेदन किया हुआ है। इस आवेदन का निपटारा पता नहीं कब तक हो पाएगा। वहीं गुरुग्राम में निजी कंपनियों के लोग ड्रोन पायलट प्रशिक्षण के लिए 70 से 80 हजार रुपए तक की फीस वसूल कर रहे हैं, जो सरासर नाजायज और गलत है। कृषि ड्रोन पर अनुदान जारी करने की नीति तत्काल प्रभाव से स्पष्ट होनी चाहिए और ड्रोन खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए इसके लिए प्रशिक्षण की सुविधा भी शुरू की जानी चाहिए। सरकारी तौर पर इच्छुक किसानों को ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ लेकर कृषि उत्पाद लागत को कम करके अपने मुनाफे को बढ़ा सकें। और ऐसा प्रशिक्षण जैविक उत्पाद किसान समूह के लिए निःशुल्क यानी फ्री होना चाहिए। हरियाणा कैबिनेट अपडेट। हरियाणा में मंत्रियों के विभागों में हुआ फेरबदल, जानिए किसके पास कौन से विभाग। हरियाणा में विभागों में समायोजन करने के बाद मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल हुआ है। दर्जन भर विभागों के समायोजन के बाद कोई घाटे तो कोई फायदे में रहा है। कुल मिलाकर इस फेरबदल के बाद एक बार फिर से सूची जारी कर दी गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास सबसे ज्यादा यानी 14 विभाग होंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास 7 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। उनका कोई विभाग इस फेरबदल में प्रभावित नहीं हुआ है। पहले कई तरह के कयास व सियासी चर्चाएं छेड़ी जा रही थी। अब से पहले 9 विभागों की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी थी, विज के पास 4 विभाग बचे हैं, तो वहीं गृह विभाग और सेहत विभाग की जिम्मेदारी अनिल विज के पास रहेगी। कंवरपाल गुर्जर के पास में 5 विभाग होंगे। समायोजन से ठीक पहले विज के पास 6 विभाग थे। सीएम और डिप्टी सीएम के बाद सबसे अधिक विभाग कंवरपाल गुर्जर के पास रह गए हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के पास में अब उच्च शिक्षा विभाग नहीं रहेगा, बल्कि स्कूल शिक्षा दे दी गई है। हायर एजुकेशन मंत्री मूलचंद शर्मा के पास में चला गया है। मुख्यमंत्री खट्टर की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक, पंचायती और निकाय संस्थाओं को मजबूत करने की गई घोषणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में सत्ता पक्ष के विधायकों की अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बाद में सीएम ने बाहर आकर मीडिया से बातचीत की और कहा कि पंचायती संस्थाओं और शहरी निकायों को ज्यादा मजबूत करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि विधायकों के साथ में तमाम विषयों को लेकर विचार मंथन हुआ है ताकि विकास को गति दी जा सके। सीएम ने बाहर आकर बताया कि विधायकों के साथ तमाम विषयों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हाल ही में ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए हैं। चेयरमैन के चुनाव भी सप्ताह भर में संपन्न हो जाएंगे। सीएम ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में कामकाज की गति बढ़ाने के लिए विचार मंथन हुआ है। लोकल बॉडी और पंचायत अपने बजट खर्च करने का अधिकार उन्हें प्रदान कर दिया गया है। अब इसके बाद में राज्य सरकार के पास कोई अप्रूवल नहीं आएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि छोटे टेंडर का काम 7 दिनों के अंदर अलॉट हो जाए, इस दिशा में कदम उठाया गया है। हरियाणा के रेवाड़ी में कॉलोनाइजर्स के अरमानों पर चली जेसीबी 8 एकड़ में प्लाटिंग की गई जमींदोज। रेवाड़ी में कंट्रोल्ड एरिया में बिना परमिशन प्लाटिंग करने वाले लोगों पर डीटीपी ने सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत मंगलवार को रेवाड़ी रोड के बाईं ओर डेडिकेटेड रेल फ्रंट कॉरिडोर के बगल में की जा रही लगभग 8 एकड़ जमीन से की गई। डीटीपी की टीम ने एक साथ 3 जेसीबी मशीन के साथ कार्रवाई करते हुए प्लाटिंग के लिए किए गए निर्माण ध्वस्त कर दिए। इस कार्रवाई से शहर के बाहर दूसरे हिस्सों में अवैध प्लाटिंग करने वालों के पसीने छूटने प्रारंभ हो गए हैं। डीटीपी मनदीप सिहाग ने सोमवार को महेंद्रगढ़ रोड का जायजा लिया था। वहां उन्होंने देखा कि फ्रंट कॉरिडोर के आसपास बड़ी संख्या में प्लाट काटकर उनकी डीपीसी भरी जा चुकी है। कई जगह प्लाटों की दीवार खड़ी हुई मिली तो कई प्लाटों की अस्थायी चारदीवारी भी की गई थी। मंगलवार सुबह डीटीपी अपनी टीम और 3 जेसीबी मशीन लेकर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। जेसीबी मशीनों ने देखते देखते प्लाटों को ध्वस्त करना प्रारंभ कर दिया। पुलिस बल की मौजूदगी के कारण इस कार्रवाई का विरोध नहीं है उसका। हिसार को 2 बड़े तोहफे। हिसार में बनेगा अत्याधुनिक सुविधा से लैस पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस और ऑफिस। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हिसार जिले को बैक टू बैक नए साल के 2 बड़े प्रोजेक्ट के तोहफे देने जा रहे हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट पर करीब 80 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जहां तलवंडी राणा से मिर्जापुर रोड का बाईपास मंजूर करवाया था, वहीं हिसार शहर के लिए पीडब्ल्यूडी B&R विभाग का एक 5 स्टार आलीशान रेस्ट हाउस और विभाग का 6 मंजिला ऑफिस भी मंजूर करवाने में सफल हुए हैं। यह विभागीय ऑफिस चंडीगढ़ के निर्माण सदन की तर्ज पर अत्याधुनिक सुविधा से लैस होगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इससे पहले पिछले साल हिसार शहर के लिए लगभग 723 करोड़ की लागत से बनने वाले एलिवेटेड रोड बनाने के प्रोसेस को भी मंजूर करवा चुके हैं, जो कि लोगों को शहर से जाम मुक्त दिलाने में अहम साबित होगा। यह रोड सिरसा चुंगी से लेकर जिंदल फैक्ट्री के पास फ्लाईओवर तक बनेगा। भावांतर भरपाई योजना अपडेट। योजना का लाभ लेने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। रेवाड़ी के डीसी अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई भावांतर भरपाई योजना व बागवानी बीमा योजना बागवानी किसानों के लिए एक अभूतपूर्व योजना है। यह योजना किसानों को सब्जियों व फलों के भाव से जोखिम मुक्त कर उन्हें फसल का उचित दाम दिलाने में कारगर साबित हो रही है। डीसी अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि फसल विविधीकरण के तहत लगाई गई बागवानी फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार भावांतर भरपाई योजना व बागवानी बीमा योजना चला रही है, जिसका किसानों को नियमानुसार लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बीमा इस योजना के माध्यम से जिला के बागवानी खेती करने वाले किसान फसल की खेती के दौरान व उनके उत्पादन के बाद होने वाले जोखिमों को कम कर सकते हैं। उत्पादन से पहले होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत उत्पादक किसान फसलों का बीमा भी करवा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत सब्जियों व मसालों पर 30,000 रुपए प्रति एकड़ का बीमा किया जाएगा, तो वहीं फलों की खेती पर किसान 40,000 रुपए प्रति एकड़ का बीमा करवा सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए उत्पादक का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। हरियाणा के मंत्री का सेक्सुअल हरेसमेंट केस। चंडीगढ़ पुलिस की संदीप सिंह से फिर पूछताछ। घर गई डीएसपी पलक गोयल तो वहीं सवालों पर किया क्रोश। हरियाणा के मंत्री का सेक्सुअल हरेसमेंट केस मामले में चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी टीम फिर से संदीप सिंह के घर पहुंची, जहां डीएसपी पलक गोयल ने संदीप सिंह से पूछताछ की है। उन्होंने कुछ सवालों पर मंत्री से क्रोश किया। संभावना यह है कि कल फिर एसआईटी जूनियर महिला कोर्ट से पूछताछ के लिए पंचकुला जा सकती है। चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह से रविवार को भी पूछताछ कर चुकी है। 7 घंटे की पूछताछ में एसआईटी ने 202 सवाल पूछे हैं, जिसमें से
उनके कोच से मुलाकात, घर बुलाने की वजह पूछी गई है। संदीप सिंह से यह भी पूछा गया कि क्या वह इंस्टाग्राम व स्नैपचैट पर कोच से चैटिंग करते थे। इस दौरान संदीप सिंह ने यह भी दावा किया है कि उनकी जूनियर महिला कोच से सिर्फ 3 बार मुलाकात हुई है। पूछताछ के दौरान संदीप सिंह ने चंडीगढ़ एसआईटी टीम को कुछ सबूत भी सौंपे हैं। इन सबूतों में महिला कोच के विवादों की लिस्ट भी शामिल है। साथ ही कोच के कुछ पारिवारिक विवादों की जानकारी भी संदीप सिंह ने एसआईटी टीम को दी है। अब यह संभावना बन रही है कि एसआईटी टीम जांच के लिए जूनियर महिला कोच के पैतृक गांव भी जा सकती है। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का अंतिम दिन, गृह मंत्री अनिल विज के जिले अंबाला में पहुंचे राहुल फिल्म अभिनेता राज बब्बर से मिले। हरियाणा में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पूरी कर पंजाब में प्रवेश करने वाले हैं। धर्म नगरी से निकलकर अब राहुल हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के होम डिस्ट्रिक्ट पहुंच गए हैं। यहां पर लोगों से मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और फिल्म अभिनेता राज बब्बर भी अंबाला में राहुल गांधी के साथ कदमताल करते हुए दिखाई दिए। साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा भी की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हरियाणा कांग्रेसी नेता एकजुट दिखाई दे रहे हैं। यात्रा के दौरान रणदीप सुरजेवाला और दीपेंद्र हुड्डा एक साथ चले। घने कोहरे और अंधेरे में राहुल गांधी ने यात्रा प्रारंभ की। सड़क के किनारे खड़े होकर लोगों ने राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत किया। अंबाला में राहुल के पहुंचने पर लोगों ने तिरंगा लेकर स्वागत किया। तो वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के गृह जिले में पहुंचे राहुल गांधी को देखने के लिए लोग सड़कों के किनारे खड़े रहे तो राहुल ने उनका हाथ हिलाकर अभिवादन किया। करनाल में किसानों की महापंचायत, 1 घंटा चली प्रशासनिक अधिकारियों से मीटिंग, 16 तक दिया किसानों ने अल्टीमेटम। हरियाणा के करनाल की अनाज मंडी में हुई किसानों की महापंचायत के दौरान मार्केट कमेटी में प्रशासनिक अधिकारियों और किसान नेताओं के बीच बातचीत हुई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने किसान नेताओं को 16 जनवरी तक का समय दिया है। यदि 16 जनवरी तक किसानों की मांगों पर सरकार अपना कोई रुख स्पष्ट नहीं कर पाती है तो उसके बाद फिर से किसान यूनियन कोई बड़ा फैसला ले सकती है। दोपहर को किसानों की महापंचायत शुरू हुई, जहाँ पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों को संबोधित किया और अपनी मांगों का जिक्र करते हुए कहा कि जब तक सरकार गन्ने के रेटों में बढ़ोतरी नहीं करती है उनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। डीसी अनीश यादव, पुलिस कप्तान गंगाराम पुनिया, एसडीएम करनाल व डीएसपी मार्केट कमेटी कार्यालय पहुंचे और किसानों की बातों को सुना। किसानों की मांगों के संदर्भ में डीसी अनीश यादव ने उच्च अधिकारियों से बातचीत की और 16 जनवरी तक का समय किसानों को दिया गया। किसान नेताओं ने कहा कि यदि 16 को गन्ने के रेट बढ़ जाते हैं तो ठीक है, वरना 17 को छिलाई बंद कर दी जाएगी और 20 को मिल बंद कर दी जाएंगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET का रिजल्ट जारी कर दिया है। बता दें कि ग्रुप C पदों के लिए 5 और 6 नवंबर 2022 को परीक्षा आयोजित की गई थी। परिणाम उम्मीदवारों के लॉगिन आईडी में अपलोड किया गया है। छात्र आसानी से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। सभी उम्मीदवार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.hssc.gov.in पर अपनी पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि का उपयोग करके अपने CET स्कोर कार्ड की जाँच और डाउनलोड कर सकते हैं। CET एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि हरियाणा सरकार द्वारा ग्रुप C और ग्रुप D पदों के लिए लागू है। CET स्कोर केवल 3 साल की अवधि के लिए मान्य है और 10वीं या 12वीं पास उम्मीदवार हरियाणा CET के लिए उपस्थित होने के पात्र हैं। हरियाणा SSC ने 5 नवंबर 2022 को हरियाणा CET 2022 परीक्षा आयोजित की गई थी और लगभग 10 लाख से अधिक उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। मल्टीटास्किंग स्टाफ पदों पर निकली भर्ती, 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर। महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान चंडीगढ़ द्वारा मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वह ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 जनवरी 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार 12वीं पास होने चाहिए तथा कंप्यूटर योग्यता रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, यानी ये भर्तियां निःशुल्क यानी फ्री हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का समापन, 7 जिलों में 255 किलोमीटर चले राहुल गांधी, पहली बार पहुंचे थे अंबाला। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में समाप्त हो गई है। अब यात्रा पंजाब में प्रवेश कर रही है। खास बात यह है कि राहुल गांधी पहली बार अंबाला पहुंचे थे। गांधी परिवार के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने साल 1978 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने वर्ष 1984 और 1991 में अंबाला लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रचार किया है। इतना ही नहीं, साल 2004 में सोनिया गांधी प्रचार चुनाव के लिए अंबाला कैंट के गांधी मैदान में पहुंची थी।
अंतिम दिन यात्रा अंबाला में थी, जहां फिल्म अभिनेता और कांग्रेस नेता राज बब्बर भी साथ चलते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी को शाम को पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर तक पैदल जाना था। हालांकि कार्यक्रम में अचानक बदलाव करते हुए राहुल गांधी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने पहुंचे। इसके बाद अब यात्रा और ध्वजारोहण समारोह सुबह होगा। वह सबसे पहले फतेहगढ़ साहिब में मत्था टेकेंगे, उसके बाद सरहिंद में फ्लैग एक्सचेंज होगा। 2 चरण की यात्रा के दौरान राहुल गांधी 255 किलोमीटर पैदल चले। इसमें उन्होंने 7 जिलों को कवर किया। पहले चरण में नूंह, फरीदाबाद और गुरुग्राम को कवर किया। तो वहीं दूसरे चरण की बात करें तो यात्रा पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला गई। राहुल गांधी कुल 8 दिन हरियाणा में रहे। जयराम रमेश ने इस दौरान कहा कि हरियाणा में हमें न केवल ठंड का सामना करना पड़ा, बल्कि सभी 7 जिलों में खराब सड़कों का भी सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के बाद अब हरियाणा में भी सड़कों का बुरा हाल देखने को मिला है। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, अब खट्टर सरकार के लिए परेशानी खड़ी करने वाली है। कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल होने के बाद अब यह मांग हरियाणा में भी जोर पकड़ने लगी है। हिमाचल में नई कांग्रेस सरकार पुरानी पेंशन बहाल करने जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है और कांग्रेस हर राज्य में इस मांग को पूरा करने का वादा कर रही है। ऐसे में हरियाणा में यह भी मांग जोर पकड़ रही है। हरियाणा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले हर जिले में विभिन्न विभागों के कर्मचारी सड़कों पर उतरे और सरकार को 25 अप्रैल तक मांग पूरी करने का अल्टीमेटम दिया। डीसी के माध्यम से यहां सीएम मनोहर लाल खट्टर को अपना मांग पत्र सौंपा गया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सरकार उनकी मांग पूरी करेगी, नहीं तो वे हर महीने आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकाते रहेंगे। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार को 25 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद सरकार को वोट की चोट से मारने के लिए बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार कृषि कानूनों को लेकर किसानों की मांगों को मानने से भी इनकार करती रही, लेकिन अंत में मानना पड़ा। उन्होंने कहा कि वह भी किसानों की तरह ही सरकार को आंदोलन से झुकाने का काम करेंगे। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 632 अंक गिरकर 60,115 पर बंद। टाटा मोटर्स के शेयर में 5% से ज्यादा की तेजी। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 632 अंकों की गिरावट के साथ 60,115 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो 187 अंक फिसलकर 17,914 पर आ गया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में गिरावट दर्ज की गई, वहीं सिर्फ 8 शेयरों में तेजी देखने को मिली है। बाजार में इस गिरावट के बीच टाटा मोटर्स के शेयर में 5.92% की तेजी देखने को मिली है। इस तेजी के साथ कंपनी का शेयर 23 रुपए की बढ़त के साथ 412 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं सराफा बाजार में सोने और चांदी की बात करें तो सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 55,974 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो 67,629 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। रुपया डॉलर के मुकाबले 55 पैसे मजबूत हुआ है। 1 डॉलर का रेट 81 रुपए 80 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।